कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज़हरा शान आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज। गन्ने की पौध तैयारी पर जानकारी। आलू की फसल में समसामयिक कार्य। मुर्गियों में होने वाले कॉक्सीडियोसिस रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार पर जानकारी। हमारे प्रदेश में अधिकांश किसान अप्रैल में गेहूं की कटाई कर खाली खेतों में बसंतकालीन गन्ने की बुवाई करते हैं, परंतु इस समय बोए गए गन्नों को वृद्धि एवं विकास हेतु उपयुक्त तापमान तथा पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिस कारण बसंतकालीन गन्ने से उपज कम प्राप्त होती है। इस समस्याओं के समाधान के विकल्प के रूप में विगत वर्षों में हमारे सामने एक तकनीक आई जिसे श्री विधि के नाम से जानते हैं। इस तकनीक में एक आंख वाली गुल्लियों से पौध तैयार करते हैं, अतः जिनके खेत खाली नहीं है वो अभी इसकी नर्सरी डालकर अप्रैल माह में गेहूं की कटाई उपरांत तैयार पौध को मुख्य खेत में रोपण कर उपर्युक्त समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो गन्ना की नर्सरी कैसे तैयार की जाए, आइए जानते हैं इस अंश के माध्यम से। किसान भाइयों, यदि अपने प्रदेश में गन्ना की खेती की बात करें तो हमारा प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। श्री विधि एक उत्पादन की यह एक उन्नत तकनीकी है। इस विधि के अंतर्गत हम ईख की नर्सरी ग्रीन हाउस में उगाते हैं। इसके तहत सबसे पहले बड काटने वाली मशीन से ईख की एक आंख वाली बड को काट लेते हैं, जिसमें एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे गन्ना बड चीपर कहते हैं। इस यंत्र द्वारा किसान भाई गन्ने से केवल एक आंख चयन कर काट लेते हैं, फिर उसे बीज के रूप में उपयोग करते हैं। इस यंत्र की सहायता से करीब 1 घंटे में 500 बड़ निकाल सकते हैं। इस यंत्र से जो बड़ निकलती है वह पूर्णतः स्वस्थ होती है। जहां तक इस यंत्र की कीमत की बात है तो यह लगभग 1200 रुपए की है, जिस पर शासन द्वारा अनुदान भी देय है। तत्पश्चात बड़ की रोपाई से पूर्व फफूंदनाशी दवा से इनका उपचार आवश्यक है। काटी गई ईख की आंख को हम प्लास्टिक की ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद अथवा कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट की अनुपलब्धता के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। जब नर्सरी 4 सप्ताह की हो जाती है तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस विधि से तैयार पौधे स्वस्थ एवं रोग व्याधियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें सही मात्रा में सूर्य, ऊर्जा, पानी, सही दूरी एवं सही समय पर मिलते हैं।
इसमें 3 आंख की जगह सिर्फ 1 आंख वाली बड़ को बीज के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसके कारण पारंपरिक विधि की तुलना में यदि इनकी बीज दर में अंतर देखा जाए तो पता चलता है कि जहां हमारे यहाँ 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ गुल्ली की जरूरत पड़ती है, वहीं इस विधि में सिर्फ 60 से 80 किलोग्राम गुल्ली की जरूरत होती है। अगर दूसरे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो प्रभेदों का चुनाव मुख्य होता है और यह जगह एवं परिस्थिति के अनुसार ही निर्धारण होता है। हमारे प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित किस्में इस प्रकार हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप गन्ने की नर्सरी पॉलिथीन में भी तैयार कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के बाद गन्ना बुआई करने वाले क्षेत्रों के लिए पॉली बैग विधि से गन्ना बुआई करके अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। 3 से 4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है। तैयार खेत में जिसमें इन पौधों की रोपाई की जानी है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रीजर द्वारा कुंड बना लेते हैं। इन कुंडों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई करनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में लगभग 23,500 पौधे लगते हैं। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई पश्चात 8 से 10 दिन के बाद खेत का निरीक्षण करें। यदि किसी स्थान पर पौधे सूख गए अथवा मर गए हों तो उस स्थान पर फिर से नए पौधों की रोपाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बताई गई विधि द्वारा यदि आप गन्ने की नर्सरी तैयार कर खेत में रोपाई करते हैं तो आप परंपरागत पद्धति की अपेक्षा कम लागत में इसकी खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने आलू की फसल लगाई है उसमें अभी कंद विकसित हो रहे होंगे और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के चलते फसल में सिंचाई प्रबंधन तो करना ही है। इसके अलावा फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों से भी मुक्त रखना है। इसलिए समस्त आलू उत्पादकों को अब सचेत हो जाना चाहिए और इस समय किए जाने वाले फसल में समसामयिक कार्यों को अमल में लाना चाहिए। हमारे एक कृषक ने भी आलू की फसल लगाई है और वो अपनी फसल का प्रबंधन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र की मुख्य फसल आलू है। मैं जिस खेत में भी खड़ा हूँ उस खेत में मैंने अटलांटिक यानी कि शॉर्टकट से बोले तो अपन एटीएल के नाम से आलू की जाति लगा रखी है। मैंने सितंबर के एंड आखिरी वाले सप्ताह में लगाई थी। आलू लग जाए उसके बाद में 7 से 8 दिन के अंदर में इसमें सिंचाई की जाती है। आलू की फसल है और एक नरम पत्ते वाली फसल है, तो इस पे एक लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसके लिए समय समय पे डाइथोथीन M45 और कीट की स्थिति को देखते हुए कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ सबसे पहले अपने को नीम तेल से नियंत्रण रखना चाहिए कीटों के लिए, और जब नीम तेल से कंट्रोल नहीं हो तो अपने को कीटों की रोकथाम के लिए पेस्टिसाइड पे जाना चाहिए। आलू की एक फसल खुरदुरी पत्ती और नरम पत्ती भी है। इसके साथ में अपने को देखना चाहिए कि जैसे पाले की स्थिति, तो या तो अपन एक सल्फर आता है उसका अपन छिड़काव कर दे खेतों में, तो उससे पौधे में थोड़ी गर्मी बनी रहती है और तो पानी की जो बूंदे बनी रहे वो कम से कम रुके। जैसे भी अपने को लगे कि आज कुछ मौसम ऐसा हो रहा है कि जिससे अपने फसल का नुकसान हो, तो उस स्थिति में अलाव जलाएं और धुएं की स्थिति खेत के चारों तरफ बनाए रखें, जिससे अपनी फसल बची रहेगी और कम से कम स्थिति रहेगी नुकसान होने की। जैसे जैसे अपनी आलू की फसल ग्रोथ करती जाती है वैसे वैसे कैल्शियम और बोरान की कमी के कारण आलू फटता है और वो अपने चिप्स के लायक नहीं रहता है। इसके लिए अपने को 40 से 45 दिन के अंदर बोरान और कैल्शियम का स्प्रे करना चाहिए, या फिर खेत में ऐसे भी दे सकते हैं अपन, उड़ा के भी दे सकते हैं। उसके बाद में जब 50 से 60 दिन के अंदर अपना आलू लगभग तैयार हो जाता है, इस स्थिति में अपने को आलू की शुगर चेक करानी है। जब अपनी शुगर पास हो जाए उसके बाद में आलू के पाले को कटाते हैं। आलू के पाले को कटा के खेत के बाहर कर देते हैं। उसके बाद में या दोबारा हल से भी हकाई कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर द्वारा जो चौका बोलते हैं उसके द्वारा भी हकाई कर सकती है, क्योंकि अब समय का अभाव रहता है और मजदूर भी कम मिलते हैं। इसके लिए हम आजकल ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं।
ट्रैक्टर द्वारा जो पंजा आता है उसके पंजे वगैरह सब सही साट रहनी चाहिए, कोसली छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए, ताकि अपने आलू हकई सही साट हो, आलू निकल जाए ज़मीन से। उसके बाद में हम अपने को ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग में अपने को देखना है कि 40 से 45 mm से ऊपर का आलू जो अपना चिप्स में चलता है उसके लिए अलग ग्रेडिंग करनी है। उसके बाद में जो गुल्ला आता है उसकी एक अलग ग्रेडिंग करनी है। उसके छरी और कटा पिटा आलू रहता है उसकी एक अलग अलग ग्रेडिंग करनी चाहिए। इस प्रकार अपन आलू के 3 से 4 प्रकार की ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग करने के बाद में अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आलू का ज़्यादा अच्छे से अच्छा दाम प्राप्त हो। इसके लिए अपने को जूट से जो निर्मित बैग रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए ये आलू एक कच्चा आलू रहता है, जिससे जूट के बैग में आलू का छिलका कम निकलता है। इसके लिए हम जूट का बैग का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में जो स्थिति है वो स्थिति के हिसाब से अपने को आलू को निकाल के बेचने लायक तैयार हो जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हाथ और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, गाड़ी जैसी गाड़ी, जादू की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत? सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा, तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ETV उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन के मुख्यतः 3 स्वरूप हैं: लेयर मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और घर के पिछवाड़े बैकयार्ड मुर्गी पालन। परंतु इन तीनों ही व्यवसायों में रोग एक समान आते हैं, जिन पर हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में मुर्गियों में जिस रोग की समस्या देखी जाती है वो है कॉक्सीडियोसिस रोग। तो चलिए आज हम मुर्गियों में होने वाले कॉक्सीडियोसिस रोग की पहचान, बचाव एवं उपचार की जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि अरोड़ा से। खासतौर से जो एक रोग है जो कुक्कुटों में बहुत ज्यादा होता है वो है कॉक्सीडियोसिस का रोग। ये जो रोग है ये परजीवी रोग है जो कि कुक्कुटों के खासतौर से जो चूजे हैं 4 सप्ताह की आयु के भीतर में ज़्यादा होता है। वैसे वयस्कों में भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो कुक्कुट है उनकी जो बीट होती है उसमें रक्त आने लगता है, साथ साथ वो कमज़ोर हो जाते हैं, भार में भी कुक्कुट की कमी आ जाती है, साथ साथ आहार कम खाते हैं तो जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो रोग है मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो रोग है अंधांत्र वाला जो रोग है, ये मुख्यतः छोटे चूजों में होता है, और दूसरा जो रोग है वो है
आंत्र वाला रूप, ये मुख्यतः वयस्कों में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही तरह हो, कभी कभी ये दोनों तरह के रोग एक ही में भी हो सकते हैं। तो जो अंधांत्र वाला जो रोग है, इसमें जो परजीवी होता है जो कि बहुत ही संक्रामक होता है और बहुत ही जिसमें कुक्कुटों की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसमें जो अंधांत्र वाला जो रोग है, ये जो अंधांत्र में जो कोष्ठ होते हैं, दीवार जो उसके आसपास होती है उसमें रहता है ये, वहाँ से इसका जो अंडे हैं, जो उसिष्ट है, वो मल के रास्ते से बाहर निकलती है। जो दूसरा है जिसको हम आंत्र वाला कहते हैं, इसमें जो उसकी जो उसिष्ट है वो आंत्र में पाई जाती है, वो भी मल द्वारा बाहर निकल जाती है। तो जो उसिष्ट है, चाहे वो आंत्र वाले रोग की हो चाहे अंधांत्र वाले रोग की हो, जो दोनों उसिष्ट है ये बीट के रास्ते से बाहर आती है, मल के रास्ते से बाहर आती है। तो जो अंधांत्र रूप है, ये जैसे मैंने बताया मुख्यतः चूजों में होता है। तो इसमें कई ये जो कुक्कुट है एकदम से कई बार उसकी आपको स्वस्थ होंगे, एक दिन पहले आप अपने उनको दाना दे के आए, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अचानक उनको मरे पड़े मिलेंगे, तो समझ नहीं आता कि ठंड से मरे हैं कि किस चीज़ से मरे, एकदम से मर जाते हैं। तो यदि ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ है और अगले दिन मर जा रहे हैं, तो एक कारण उसका ये कॉक्सीडियोसिस भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या होगा कि जो बीट जो मिलेंगी वो रक्तयुक्त बीट मिलेगी। तो रक्तयुक्त बीट का मतलब है क्योंकि आंत्र और अंधांत्र में रहते हैं, तो वहाँ से इसमें परजीवी रह रहे हैं, तो वहाँ के उसके आंत को में चोट करते रहते हैं, तो वहाँ से खून आता रहता है। तो जो आंत है वहाँ से यदि खून आएगा तो वो बाहर आ जाते हैं, तो बीट में खून मिला हुआ होता है, साथ साथ वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। और एक और जो प्रमुख लक्षण है, चूजा आंख बंद कर लेता है और गर्दन को बार बार झटकता है। तो यदि बार बार चूजा आंख बंद कर ले रहा है, गर्दन को बार बार झटक रहा है, साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है कि गर्दन को और अपनी चोंच को नीचे मोड़ करके पीछे की तरफ कर लेता है। यदि ऐसा बार बार लक्षण प्रतीत हो रहा है तो कॉक्सीडियोसिस हो सकती है। साथ साथ कई बार कलगी और जो गलपिंड है ये पीले रंग का पड़ने लगते हैं। और एक और है कि यदि बड़े वयस्कों में है तो भार की कमी होने लगती है, अंडा कम देने लगती है। कई बार क्या होता है, यदि वयस्कों में हो रहा है, आंत्र रूप हो रहा है, तो खून मिक्स ये बीट के साथ साथ कई बार हरे रंग के रस भी मुर्गी करने लगती है। जो बीट है वो हरे रंग की भी होने लगती है। जैसे मैंने बताया बहुत घातक रोग भी है और साथ साथ इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं होने के तो नहीं होती, लेकिन उसमें जो अंडे जो मुर्गी दे रही थी वो कमी आ जाती है। तो इसमें करीब हमने देखा है कि जो 6 से 8 सप्ताह के हो गए हैं या 4 सप्ताह के, तो उससे 20 से 40% तक भी कई बार मोर्टेलिटी हो जाती है। तो यदि हम जो चूज़ों में अधिक है इसकी मोर्टेलिटी, वयस्कों में कम है, वयस्कों में अंडा देने की जो क्षमता है वो ज़्यादा कम हो जाती है, भार कम हो जाता है, तो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिससे जो कुक्कुट पालकों को उत्पादन क्षमता में बहुत कमी आ जाती है। अब इसमें हम उसका उपचार कैसे करें, वो है कि हम सल्फाडाइमिन की जो गोली है वो उनको पानी में घोल के जो उचित मात्रा में दे रखी है वैसे दे सकते हैं। एक और दवा आती है जो कि बचाव के लिए भी होती है, आहार में दी जाती है, वो है मोनेंसिन दवा। तो इस बात का ध्यान रखें, जिस कंपनी की हम दवा ले रहे हैं उसके जो उसमें जो लिखा हुआ है कि इस मात्रा में मिला जाए उसका विशेष ध्यान रखें। अब इसमें हम उसका बचाव कैसे करें, तो ये देखा जाता है कि जो वहाँ जहाँ मल त्याग हो रहा है, जहाँ बीट पड़ी हुई है, तो उसमें ये अंडे इसके हैं ही, तो उस वजह से जो बिछावन है वहाँ रोग के परजीवी रहते हैं, अंडे रहते हैं इसके। तो यदि थोड़ा बहुत है तो धीरे 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 कुक्कुटों में जाता रहता है। और कई बार ये नुकसानदायक तो होता ही है क्योंकि रोग बना हुआ है, कई बार ये फायदेमंद भी होता है। फायदेमंद इस तरह से है कि इससे जो कुक्कुटों की जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक जो क्षमता है, यदि थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा तो रोग से जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे जल्दी से रोग नहीं होता। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसिष्ट है वो खा लेते हैं यदि मुर्गियाँ, तो ये रोग बढ़ जाता है। साथ साथ हम इस बात को देखें ये फैलता कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीट के रास्ते से निकले तो ये आहार में गए और साथ साथ जो बिछावन है वहाँ पे भी फैले हुए हैं। तो कई बार यदि हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, समय समय पे बिछावन नहीं बदली, जैसे आप देख रहे हैं मौसम में बदलाव आ रहा है, तो यदि नमी युक्त है वो, क्योंकि ऐसे में उनको ठंड भी लगेगी, निमोनिया होने का भी रहेगा। और उससे क्या होगा, जब ऐसे ठंड से रहेगी तो बॉडी उसकी स्ट्रेस में रहेगी। तो ऐसे वातावरण मौसम में खास तौर से जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा है, बदलाव अचानक आ रहा है, कई बार सिर्फ बदलाव से भी मौसम में यदि एकदम से बदलाव आ जाता है तो भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम ध्यान रखें कि बिछावन
को सूखी रखें और समय समय पर उसको बदलते रहें। और जो खिड़कियां हैं उसमें हम पर्दे डाल दें, क्योंकि वहाँ से भी ठंडक आती रहती है। ताज़ा पानी दें, साफ आहार दें। एक बात और ध्यान रखें, जो उसकी रखवाली कर रहे हैं, जो उसको पाल रहे हैं, कई बार ये उससे भी रोग फैलता है। तो ऐसे में जो यदि जहाँ पे रोग ग्रसित पहले मुर्गियाँ रखी गई थी उसकी साफ सफाई को कर लें, और यदि फैल चुका है तो दोबारा हमें उस केज में उसको रखना है। तो हम निमोनिया गैस जो होती है तो उसका जो है 1 भाग निमोनिया और 10 लीटर पानी में इसको घोल करके उधर उसका छिड़काव करें, तब ये उसमें वहाँ नहीं होता है। मुर्गी घर से दूसरी मुर्गी घर जाने से पहले चूने का ध्यान रखें, वहाँ से अपने जूतों को इसको साफ सफाई करके तब अंदर घुसें। साथ साथ कोशिश ये करें कि हम जालीदार वाली केज जो है उसमें उनको पालें। तो इस तरह से यदि हम उसका बचाव करते रहेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो हम इस रोग से अपने कुक्कुटों को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम से बालकृष्ण पाटीदार ने। इन्होंने सौंफ की फसल लगा रखी है तथा उसमें पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी चाहते हैं। तो बालकृष्ण जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं सौंफ की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण की। और इस समय अगर कीट एवं रोग का प्रकोप होता है तो हमें उचित उपज प्राप्त नहीं होती है। और इस समय कुछ इस प्रकार के कीट एवं रोग हैं जो बहुत ही सीवियर तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो कीट है वो चेपा का प्रकोप जो है जनवरी 15 से लेकर के फरवरी माह में होता है। और ये छोटे छोटे हरे रंग, पीले रंग का कीट जो है पत्तियों पे और फूलों पे बैठ करके रस सोचता है, जिससे जो सौंफ बननी चाहिए या सौंफ का जो आकार ग्रहण करना चाहिए वो आकार ग्रहण नहीं कर पाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और जो नई फ्लोरिंग होनी चाहिए वो पुष्पन की क्रिया उसमें रुक जाती है। और इसका ज़्यादा प्रभाव होने से, ज़्यादा अटैक होने से एक चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा पदार्थ उसे पुष्पन से निकलने लगता है, जिस पे काले रंग की मोल्ड लग जाती है जो काफ़ी नुकसानदायक होती है। इससे बचने के लिए मेलाथियान 35 ml प्रति 15 लीटर काम में लेनी चाहिए। इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पुष्पन की क्रिया के बाद में उसमें परागण की क्रिया होती है, तो दूसरे प्रकार के कीटनाशी अगर हम काम में लेते हैं तो मधुमक्खियों को वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसमें परागण की क्रिया जो है मधुमक्खियों द्वारा होती है, तो बहुत ही सेफ कीटनाशी जो मधुमक्खियों के ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालें उसी का उपयोग लेना चाहिए। और इसके लिए मेलाथियान जो है बहुत ही अच्छा और प्रभावी है। आवश्यकता पड़ने पे 3 से 5 दिन के बाद में इसको पुनः दोहराना चाहिए। और किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कीट जो है एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है, तो सभी किसान भाई आसपास के जो भी हैं वो सभी एक साथ अपने खेतों में स्प्रे करें। नहीं तो एक खेत में आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो उड़ के दूसरे खेत में चला जाता है, तीसरे दिन वो वापस आपके खेत में दवाई का असर होते ही पुनः प्रकोप कर देता है, अटैक कर देता है। इससे बचने के लिए आप सामूहिक रूप से एक साथ बिल्कुल कंपेनिंग के रूप में आप कार्य करें तो बहुत ही आसानी से इस कीट को मारा जा सकता है। दूसरी सौंफ की फसल में जो इस समय प्रमुख समस्या आती है वो आती है तना गलन की। पुष्पन के समय तने के किसी भी भाग में बीच में से तना जो है हल्का काला पड़ के भूरा होके फिर काला पड़ जाता है और पौधा जो है ऊपर से टूट जाता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस प्रकार की समस्या अधिकांशतः उन खेतों में देखी जाती है जहाँ पे उर्वरक समानता से या रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं दिए जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिन खेतों में सल्फर पोषक तत्व की कमी होती है वहाँ इस प्रकार की समस्या ज़्यादा आती है, या फिर मिट्टी का पीएच मान जो है वो 8 या 8 से ऊपर है। इससे बचने के लिए हमें बावस्टीन 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करना चाहिए और तने के अंदर उसमें ड्रेंच करें। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इस बीमारी के लगने से पूर्व ही आप इसका उपचार कर लें,
इसके साथ साथ में किसान भाइयों, पुष्पन अवस्था शुरू होते समय ये सर्दियों में इसमें एक ब्लाइट की समस्या आती है, रेमुनेरिया ब्लाइट होती है, जिससे नीचे की पत्तियां पहले काली पड़ जाती है और उसके बाद में पौधा जो है धीरे धीरे हल्का पीला होकर के मर जाता है। इससे बचने के लिए हमें बावस्टीन का स्प्रे करना पड़ता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर डालें और साथ में ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम मात्रा प्रति टंकी पानी की, 15 लीटर पानी जिसमें आता है सामान्यतः जो किसान यूज करता है, इसका भी उपयोग करना चाहिए ताकि इस ब्लाइट से बहुत ही जल्दी निजात पाया जा सके। मुख्य रूप से ये फफूंद से फैलने वाली ब्लाइट है, पर कई बार जब इस बीमारी के साथ में बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन भी हो जाता है तो उससे बचने के लिए हमें इसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करना चाहिए। रेमुलेरिया ब्लाइट से बचने के लिए ड्रेंचिंग बहुत ही आवश्यक होती है, वो किसान को प्रारंभिक अवस्था में ही ध्यान रखना चाहिए। पौधरोपण के लगभग 15 दिन बाद, 45 दिन बाद एवं 60 दिन बाद 3 बार इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों में बावस्टीन ड्रेंचिंग करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की ये समस्या जो है फसल में नहीं आए। और इसमें सिंचाई की जो विधि है वो नाली विधि काम में लेनी चाहिए। नाली विधि में पानी जो है केवल नालियों में दिया जाता है, बाकी जो बाहर का क्षेत्र होता है उसमें पानी नहीं देने से वो शुष्क रहेगा और इसमें अधिकांश बीमारियां आएगी ही नहीं। अगर इस विधि द्वारा हम सिंचाई करते हैं, नाली विधि द्वारा सिंचाई करते हैं, तो 30 से 40% कीट एवं रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर होता है, जो बहुत ही एक आसान और एक कर्षण तरीका है कि उसमें हम कीट और बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ में इसके खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए, क्योंकि अधिक खरपतवारों के प्रकोप से भी कीट और बीमारियां आमंत्रित होती है। तो किसान भाइयों ध्यान में रखिए, आप अपने सौंफ के खेत में कीट एवं जो बीमारियां हैं उनका समय पे उपचार कीजिए। आवश्यकता से अधिक पानी नहीं दें। आवश्यकता से अधिक दी हुई सिंचाई कीट और रोगों के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करने वाला कार्य है, इसलिए इससे बचें और इन सब चीज़ों को आप प्रयास करके आप सौंफ से अधिक उपज, क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर।